वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट का। आज इसका हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट भी किया था, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है जी, अब हमें जो फर्दर उस आउटलाइन को प्रमोट करना है जो हमने लास्ट टाइम शुरू की थी चेंज मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें हमने डिफ़ाइन चेंज मैनेजमेंट किया था और फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी वजह से चेंज रिक्वायर होता है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि प्लान चेंज क्या होता है, कैसे किया जाता है प्लान चेंज। आज हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो ये कि चेंज को अडॉप्ट करने में जो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं उस रेजिस्टेंस को मैनेज कैसे किया जा सकता है, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। जी, हम शुरू करते हैं फिर रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं कि जब चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या एम्प्लॉयज़ उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उसे फुली अडॉप्ट कर रहे हैं या पार्शली कर रहे हैं, क्या उसकी अडॉप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रही हैं, कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, उन चीज़ को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज़ नेगेटिव नहीं होती, रेजिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है। कब? जब वो ओपन डिस्कशन एंड डिबेट का हिस्सा बन जाए। क्या मतलब है इस चीज़ का? कि एम्प्लॉयज़ को जब चेंज इम्प्लीमेंट किया जाए और एम्प्लॉयज़ को चेंज की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उनकी रेजिस्टेंस क्वेश्चंस की सूरत में हो, कि वो आपसे क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन होने की सूरत में, आपसे कोऑपरेशन की सूरत में, आप अपने चेंज एजेंट को, आपका चेंज एजेंट जो है उस रेजिस्टेंस को मॉडिफाई कर सकता है थ्रू किस तरह से कि वो एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करवा पाता तो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग उस चेंज को मोल्ड कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है जी, इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्ट्रेटजीज टाइम्स टू टाइम क्या होता है, चेंज होती रहती है। जिसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है अगर ये हमें ओपन डिस्कशन या डिबेट की तरफ लिया जाए। देखें, रेजिस्टेंस जब क्रिएट होती है तो या तो वो कंप्लीट साइलेंस की तरफ चले जाती है या फिर वो एक ऐसे प्रोसेस में इंगेज हो जाती है जिसमें चेंज एजेंट्स और आपके एम्प्लॉयज़ के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें चेंज एजेंट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की चेंज एफर्ट्स को देखता है और उसे एक्सप्लेन करता है और उसमें होने वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए काम करता है। ठीक है जी, चेंज जो है मतलब रेजिस्टेंस जो है थ्रेट सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब वो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो। जी, सेकंड पॉइंट में वो ये डिस्कस करना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस का हत्ती मतलब ये नहीं होता कि वो स्टैंडर्डाइज वे में सरफेस करेगी। क्या मतलब इस चीज़ का? कि जो रेजिस्टेंस आपके एम्प्लॉयज़ आपको शो कर रहे हैं वो या ओवर्ट हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है, इमीडिएट हो सकती है या फिर डेफर्ड हो सकती है। क्या मतलब है इन बातों का? ओवर्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपको चेंज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, अवेयर करवाया जाए, वो भी डायरेक्टली। दूसरा इम्प्लिसिट से मुराद कि वो चेंज जो है वो चेंज आपको सिर्फ कन्वे करवाया जाए, आपको मैसेज डिलीवर किया जाए और आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें। फिर है इमीडिएट, फिर है डेफर्ड। यानी रेजिस्टेंस जो है वो ओवर्ट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है, इमीडिएट और डेफर्ड। ये 4 तरह की रेजिस्टेंस हो सकती है। अब देखें, अगर रेजिस्टेंस आपकी ओवर्ट एंड इमीडिएट होगी तो आप उसको डील करना आसान होगा। कैसे भला? एम्प्लॉयज़ आकर कंप्लेंट करेंगे, वर्क करना छोड़ देंगे, कम कर देंगे या फिर स्ट्राइक की तरफ चले जाएंगे। ज़्यादा चैलेंज उस वक्त होता है जब ये रेजिस्टेंस इम्प्लिसिट या डेफर्ड की सूरत में आए। तब क्या होता है? तब आपका लॉयल्टी का लॉस हो सकता है, मोटिवेशन खो सकते हैं आप, एम्प्लॉयज़ आपके मोटिवेशन खो सकते हैं। ठीक है जी, एब्सेंटेज़म बढ़ जाती है, मिस्टेक्स होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, अब डेफर्ड एक्शन जो हैं ये बेसिकली लिंक को क्रिएट करते हैं बिटवीन द चेंज एंड रिएक्शन, और ये हफ्ते लगते हैं ऐसे रेजिस्टेंस को शो करने में, हफ्ते, मंथ्स, इवन साल भी लग जाता है। अब जब तक आपके सामने रेजिस्टेंस सरफेस करेगी ही नहीं तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंज को? क्लियर है जी सबको? अब इस स्लाइड में हमने ये बात डिस्कस की है कि आपका चेंज या तो चेंज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है या तो वो ओवर्ट हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है, इमीडिएट हो सकती है, डेफर्ड हो सकती है।
जिसमें हमने ये कहा अगर चेंज ओवर्ट हो और इमीडिएट हो तो सबसे बेस्ट है। क्या मतलब है इस बातों का कि फ़ौरन ही रेजिस्टेंस शुरू होगी इन केस ऑफ इन द शेप ऑफ कंप्लेंट्स कि एम्प्लॉयज़ ने कंप्लेंट करना शुरू कर दी, वर्क स्लो डाउन हो गया, स्ट्राइक का थ्रेट दिया गया, तो ये क्या है कि रेजिस्टेंस को मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर चेंज आपका डेफर्ड हो, जो कि आपको वीक के बाद, पूरे मंथ के बाद, पूरे साल के बाद रेजिस्टेंस शो होना शुरू हो, तो ऐसे रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना, ओवरकम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखें ज़रा कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। ये दो तरह के हम डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंडिविजुअल का, कि इंडिविजुअली तौर पर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं वाला, हैबिट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फैक्टर, फेयर ऑफ अननाउन, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब देखें किसी भी इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की अपनी कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। अब उसकी पर्सनैलिटी का उस चेंज के एक्सेप्टेंस पे बहुत बड़ा अमल दखल होता है। बेसिकली हम उस पर्सनैलिटी में से कुछ आदात ले रहे हैं, जिसमें से हैबिट है, सिक्योरिटी है, कुछ फैक्टर्स ले रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फेयर ऑफ अननोन है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। अब देखें ज़रा, सबसे पहले है हैबिट। हैबिट्स वो कहते हैं जी किसी हर एम्प्लॉय की लाइफ जो है वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार है, तो वो क्या करते हैं कि हर चेंज को वो प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स के ज़रिए डील करते हैं। प्रोग्राम रिस्पॉन्स से मुराद कि किसी भी किस्म की तब्दीली से डील करने का उसका रिस्पॉन्स बिहेवियर जो है वो पहले से प्री प्लान होता है। जब वो चेंज को कन्फ्रंट करते हैं तो वो क्या करते हैं जी, उसको रजिस्ट करना शुरू कर देते हैं अ कस्टम वे, यानी जैसा रिवायती तौर पर किया गया था। फेयर ऑफ अननाउन, फेयर ऑफ अननाउन किसे कहते हैं जी, किसी अनसर्टेनिटी का ख़तरा। ठीक है जी, कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, एम्बिग्यूटी, बेचैनी है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। फिर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि चेंज थ्रेटन कर रहा होता है उनकी फीलिंग्स को, जिससे मुराद उनकी यानी कि सिक्योरिटी की फीलिंग्स को, कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर। देखें जॉब है ना, आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर जॉब वालों ने नई स्किल्ड अडॉप्ट की, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर आए। अब आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि क्या आप वो मेथड सीख पाएंगे, नहीं पाएंगे, तो आपकी जॉब सिक्योर होगी, नहीं होगी, ख़ासकर जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अटैच्ड हो विद द प्रोडक्शन। अब देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स से मुराद चेंजेस इन द जॉब टास्क, जो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी जॉब के टास्क को बदल दिया जाए, मतलब अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही बदल दिया जाए तो बहुत से इकोनॉमिक फेयर्स आ जाते हैं। लाइक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप पहले रूटीन वाइज सही परफॉर्म कर रहे थे, अब न्यू टास्क दिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स नए हैं, अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को फेयर डालते हैं, जिससे आप रेजिस्ट करते हैं चेंज को। फिर है सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स खुद को गिल्टी फील करते हैं बिटवीन द सेलेक्टिवली प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कीप देयर परसेप्शन इंटैक्ट। क्या मतलब है इस बात का कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ उसी चीज़ को बिलीव करेंगे जिसे वो सुनना चाहते हों, या फिर वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे, और जो भी चैलेंजेस दुनिया ने डाले हैं, चैलेंजेस हैं, वो उनको रेजिस्ट करेंगे और सिर्फ उसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे जो उन्होंने क्रिएट की हो। अब है जी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, मैंने आपको बताया था कि दो लेवल पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होती है। दो सोर्सेज हैं उसके, कुछ इंडिविजुअल सोर्सेज हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल मेकअप होता है ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रक्चर मेकअप से मुराद कि कुछ अपर मैनेजमेंट में आते हैं, कुछ लोअर में आते हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इन सब में डिसीजन मेकिंग इनका पार्ट होता है। तो अगर ये स्पीड में डिसीजन ले सकते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत डिसीजन लें। क्लियर है जी। फिर उनके जो इफ़ेक्ट हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अब जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा उसके कोलैप्स होने का। अगर वो कोलैप्स होता है तो चेंज एजेंट जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो चेंज को इम्प्लीमेंट कर सके, वो अपनी इम्प्लीकेशंस नहीं डाल सकता, वो कंप्लीट इम्प्लीफाई नहीं कर सकता।
अब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी, सबसे पहले है स्ट्रक्चरल इनर्शिया। इनर्शिया कहते हैं पावर को। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ड इन मैकेनिज़्म होता है सिलेक्शन प्रोसेस का या फॉर्मलाइज रेगुलेशंस होती हैं कि किस तरह से स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज का शिकार होती है तो वो जो स्ट्रक्चरल इनर्शिया होता है जिसके ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखे होते हैं, वो बैलेंस जो होता है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो चेंज को फेस करने के बजाय वो रेजिस्टेंस का इख्तियार कर जाता है। लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज से मुराद ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, वन कांट चेंज विदाउट इफेक्टिंग द अदर। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सब सिस्टम के तौर पर काम कर रहा होता है, बहुत से सिस्टम्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब एक सिस्टम में अगर चेंज आता है तो वो बाकी तमाम सिस्टम जो उससे कनेक्टेड हैं उनको इफ़ेक्ट करेंगे। लाइक अगर आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आपके सेल डिपार्टमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये क्या होता है, सारे के सारे सब सिस्टम होते हैं और आपस में अटैच होते हैं। अब बात करते हैं जी सोर्सेज की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट सोर्स है हमारा ग्रुप इनर्शिया। ग्रुप इनर्शिया से मुराद कि इवन अगर इंडिविजुअल चेंज होना भी चाहे, लेकिन जब उसका ग्रुप ये डिसीजन लेगा कि उसे रेजिस्टेंस करनी है चेंज को, तो वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर उनको रेजिस्ट करेगा चेंज को। थ्रेट टू द एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ से मुराद कि कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं। अगर आप उनकी स्पेशल स्किल्स को रिक्वायर्ड ही नहीं करते, अगर आपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज कर डाला और उनकी स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है आप, तो वो क्या करता है, उनकी एक्सपर्टीज़ को थ्रेट पहुंचता है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। थ्रेट टू एस्टैब्लिश पावर रिलेशनशिप। पावर रिलेशनशिप से मुराद जो आपके अपर मैनेजमेंट होती है उसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को थ्रेट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग एस्टैब्लिश पावर का रिलेशनशिप बन जाता है। जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस जिसकी हमने बात की कि इंडिविजुअल सोर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों सोर्सेज हैं रेजिस्टेंस के। अब उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे किया जाए, उसके लिए टोटल 8 टैक्टिक्स बताई गई। टैक्टिक्स आपको पता है उन मेथड्स को कहा जाता है जिन मेथड्स के ज़रिए आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे या फिर ओवरकम करेंगे। कौन कौन से हैं जी, पहले उनके नेम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ब्रीफली इन्हें रिव्यू करते जाएंगे और फिर उसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। सबसे पहले है जी एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद है पार्टिसिपेशन, फिर है बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट, डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस फेयरली, मैनिपुलेशन एंड कॉपटेशन, सेलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज, कुराइन। ठीक है जी, क्लियर है। ये 8 टैक्टिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। जी, सबसे पहले है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फ्लो को जारी रखने के लिए। अब कम्युनिकेशन क्या करना है आपको कि चेंज जो है, चेंज का जो रेजिस्टेंस है उसकी कोई लॉजिकल होना चाहिए। उसके 2 लेवल हैं। कौन कौन से, पहले लेवल में वो मिस इन्फॉर्मेशन एंड पुअर कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए एम्प्लॉय रिसीव ही नहीं कर पाता फुल फैक्ट्स और उसे समझ नहीं आती कि क्या चेंज लाया जा रहा है, और ताकि वो अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा सके। देखें, अगर हम उन एम्प्लॉयज़ को ये कन्वे कर दें कि चेंज क्या लाया जा रहा है और इसका आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट होगा, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ उससे रेजिस्ट करना बंद कर दें। सेकेंड, कम्युनिकेशन कैन नॉट हेल्प टू सेल, कैन हेल्प टू सेल, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जैसा मर्जी चेंज हो, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी की जाए तो हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ को सेल किया जा सके। एम्प्लॉय को सेल करने से मुराद कि एम्प्लॉयज़ उसे अडॉप्ट करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जर्मन कंपनीज़ ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी ने कम्युनिकेट किया एम्प्लॉयज़ के साथ और स्टेक होल्डर्स को बताया कि वो क्या चेंज लाना चाहते हैं और इस चेंज से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, और फिर उन शेयर होल्डर्स ने, उन स्टेक होल्डर्स ने, सॉरी शेयर होल्डर्स को नहीं, स्टेक होल्डर्स को बताया। और फिर एक और स्टडी इन्होंने बताई है फिलीपींस की। फिलीपींस ने भी क्या किया कि चेंज की इन्फॉर्मेशन जो थी वो सेशंस के थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को बताई ताकि उनके अंदर एंजाइटी कम हो सके, और फिर उनके पास हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ताकि उनकी कमिटमेंट बढ़ सके। एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट बढ़ेगी, चेंज बढ़ेगा। नेक्स्ट है जी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन से मुराद कि वो कहते हैं कि अगर आप चेंज में ख़ुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम होगी।
ठीक है जी। अगर पार्टिसिपेंट्स की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं, आपने उसे स्किलफुल बनाया है, उसके इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उनकी कमिटमेंट बढ़ जाएगी। अगर उनकी कमिटमेंट बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ द चेंज बढ़ जाएगा और डिसीजन कामयाब हो जाएगा। ये सारे के सारे एडवांटेजेस जो हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव से मुराद कि वो एक्सपर्टीज़, वो जो चेंज के एक्सेप्टेंस करके उसमें इन्वॉल्व थे, अगर उनकी पार्टिसिपेशन बंद हो जाए या फिर उसकी चेंज रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट। इसका मुराद ये है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एंजाइटी तब बढ़ जाती है, जब एंजाइटी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे काउंसलिंग दिलवाते हैं, थेरेपी दिलवाते हैं, उनके अंदर स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर हम उन्हें शॉर्ट पेड लीव देते हैं कि हम उन्हें पे भी करेंगे और वो लीड पर चले जाएं। लेकिन मैनेजर और एम्प्लॉय जिनके अंदर कमिटमेंट का लेवल बहुत ही लो होता है तो वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं और अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें फायर करने के बजाय अगर हम उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे सकें कि हम क्या चीज़ तब्दील करने वाले हैं, तो हो सकता है उनकी कमिटमेंट बढ़ जाए। लेकिन जब हमें पता हो कि उनकी कमिटमेंट नहीं बढ़ने वाली तो हम उन्हें फायरिंग का थ्रेट देकर फायर कर देते हैं। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम उन्हें फायर कर देते हैं। फिर है डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि लोग उस वक्त चेंज को एक्सेप्ट करेंगे जब वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो इसीलिए जो मैनेजर्स जिन पर वो एम्प्लॉयज़ जो मैनेजर्स पर बिलीव रखते हैं या अपने सुपरवाइज़र पर बिलीव रखते हैं, तो जब उनका सुपरवाइज़र उनको कन्वे करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाने वाले हैं और ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, तो क्या है कि एम्प्लॉयज़ उस पर बिलीव करते हैं। जब वो एम्प्लॉय उस पर बिलीव करते हैं तो वो चेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं दिलवाते। नेक्स्ट है जी इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस फेयरली। इनका मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको वो चेंज इम्प्लीमेंट करना चाहिए फेयरली। फेयरली से मुराद प्रोसीडरल फेयरनेस के प्रोसेस के थ्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे चेंज लेकर आए और उसकी नेगेटिव आउटकम आई और आपने बहुत से एम्प्लॉयज़ को जो है वो डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी, निकालना शुरू कर दिया। नहीं, उस प्रोसेस का फेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब है जी मैनिपुलेशन एंड कॉपटेशन मैनिपुलेशन। सबसे पहले मैनिपुलेशन से मुराद क्या है? मैनिपुलेशन में आप इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए, फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हुए एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं और फॉल्स रूमर्स फैला देते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ क्या करें, चेंज को एक्सेप्ट कर लें। ये सारे के सारी मैनिपुलेशन के एग्जांपल हैं। लाइक अगर एक मैनेजमेंट थ्रेट करें एम्प्लॉयज़ को कि अगर उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट को बंद कर देंगे। तो अगर वो प्लांट को बंद नहीं करते और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है तो वो जो थ्रेट होगा वो मैनिपुलेशन कहलाएगी। क्लियर है जी? कॉपटेशन मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? कॉपटेशन मैनिपुलेशन में, कॉपटेशन मैनिपुलेशन से मुराद वो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेती है, मैनिपुलेशन को भी और पार्टिसिपेशन को भी। पार्टिसिपेशन से मुराद कि वो एम्प्लॉयज़ को बाय करना शुरू कर देती है, कि उन्हें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स ऑफ़र करती है ताकि वो क्या करें, उनकी या तो वो चेंज को एक्सेप्ट कर लें, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उनको फ्री कर दिया जाएगा या उन्हें थ्रेट किया जाता है कि उन्हें कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज। इससे मुराद ये है कि आप एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी से वाकिफ़ होते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी जिनकी एक्सट्रोवर्ट है और वो एक्सेप्ट करेंगे चेंज को। ठीक है जी, वो एंथुसियास्टिक होते हैं, एक्सपीरियंस ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, नई नई स्किल्स लेना चाहते हैं, एडवेंचरस होते हैं। तो आप उन ग्रुप को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो आपके चेंज को एक्सेप्ट करें और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करें। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ की गई हैं जिनमें आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल वर्क मोटिवेशन वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को जन्म देती है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाने के एफर्ट्स बढ़ जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तमाम इंडिविजुअल्स जिनकी मेंटल एबिलिटी बेटर है और वो लर्न कर सकते हैं तो वो चेंज को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये भी सबूत मिला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चेंज को फैसिलिटेट कर सकती हैं सेलेक्ट करके उन लोगों को जो चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सिर्फ वो कहते हैं इंडिविजुअल को एक्सेप्ट मत करें,
वो टीम को एक्सेप्ट करें। हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिविजुअल्स के फोकस के, जब इंडिविजुअल्स में ग्रुप ओनरशिप हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ग्रुप के अंदर जो एज अ ग्रुप डिसीजन लिया जाएगा, अगर सारे चेंज को रजिस्ट कर रहे होंगे तो वो जो इंडिविजुअल जो चेंज को रजिस्ट नहीं कर रहा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ग्रुप ओनरशिप की बुनियाद पर चेंज को रजिस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम इस टॉपिक में हम रजिस्ट ओवरकम करने में हम ये कह रहे हैं कि हमें उन लोगों को अलग कर देना चाहिए, ठीक है जी, ताकि हमारा चेंज को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ कुरैन। कुरैन से मुराद होता है बाय फोर्स। बाय फोर्स से मुराद कि आप डायरेक्ट थ्रेट देते हैं रजिस्टर्स को या अपनी फोर्स यूज़ करते हैं। क्या भी अगर मैनेजमेंट ये कहते हैं कि अगर आपने चेंज को अडॉप्ट ना किया, नई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मिला, ना अडॉप्ट किया, तो हम आपकी पे काट लेंगे, हम आपकी सैलरी बंद कर देंगे या फिर आपका प्लांट ही बंद कर देंगे, जिससे आप सारे के सारे क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर आप उन्हें फायर नहीं कर सकते तो आप उन्हें ट्रांसफ़र का थ्रेट देते हैं, आप उन्हें प्रमोशंस को खोने का ट्रस्ट और थ्रेट देते हैं, या फिर उनके परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन पुअर कर देंगे, या फिर उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लिख के देंगे। ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं या फिर ड्रॉबैक्स हैं किसके, कुरैन के। हाँ, ये मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन की तरह ही है। ठीक है जी, इस टॉपिक को अच्छे से सुने। कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।